कितनी सुहानी है आज की ये सुबह। सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की। इसके अंतर्गत श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या से उनकी लघु कथाएं। मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या अपनी पहली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सच्ची खुशी। रास्ते के किनारे पर एक गुब्बारे वाला बड़ा उदास खड़ा था। उसे देखकर एक स्कूटर सवार ने अपना स्कूटर रोका और गुब्बारे वाले के पास जाकर उसने पूछा कि चाचा, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो पता नहीं कैसे। अरे चाचा, इसमें कौन सी चिंता की बात है, नहीं बिके हैं तो बिक जाएंगे गुब्बारे। मैं आया तो हूं गुब्बारे खरीदने के लिए। अच्छा, तो कितने गुब्बारे दे दूं बेटा? आपके पास कितने हैं चाचा? मेरे पास तो पूरे 25 हैं। अरे वाह, 25 गुब्बारे। 25 ही तो चाहिए थे मुझे। लाइए, सारे मुझे दे दीजिए। बेटा, तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। गुब्बारे वाले का चेहरा खुशी से दमकने लगा। अब तो खुश होना चाचा? उस राहगीर ने पूछा। खुश नहीं, बहुत खुश। ईश्वर तुम्हें भी हमेशा खुश रखे बेटा। कहते हुए कई सारे आशीर्वाद देते हुए गुब्बारे वाले चाचा वहां से चले गए। पास खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसने कई सारे गुब्बारे हाथों में पकड़े उस व्यक्ति से पूछा, किसके लिए खरीदे हैं इतने सारे गुब्बारे? उसने जवाब दिया, जी खुशी के लिए। अच्छा, तो खुशी आपकी बेटी का नाम है। बहुत भाग्यशाली है आपकी बेटी, जिसके लिए आप पूरे 25 गुब्बारे खरीद कर ले जा रहे हैं। जी मेरी कोई बेटी नहीं है, राहगीर ने जवाब दिया। बेटी नहीं है तो खुशी आपकी भतीजी या भांजी होगी, या शायद कोई पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची होगी, है ना? उसने अपनी जिज्ञासा रखी। राहगीर बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कौन है खुशी? खुशी खुशी वह जो अभी आपने गुब्बारे वाले चाचा के चेहरे पर देखी। खुशी वह जो उन सब बच्चों के चेहरे पर होगी जिन्हें मैं ये गुब्बारे देने वाला हूं। मैंने जिनसे गुब्बारे लिए, मैं उन चाचा को भी नहीं जानता हूं, और जिन बच्चों को गुब्बारे दूंगा उन्हें भी नहीं पहचानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन सब के चेहरों पर खुशियां देखकर मुझे जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। बस इसी खुशी के लिए मैंने गुब्बारे खरीदे हैं। कहते हुए व्यक्ति गुब्बारों के साथ अपना स्कूटर लेकर चला गया, किंतु जाते जाते वो ये बात अच्छे से समझा गया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी बांटने से ही मिलती है। ये थी मेरी पहली लघु कथा। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सामूहिक जिम्मेदारी। विद्यालय परिसर में स्थित मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को दी गई थी। किंतु पता नहीं क्यों कि आज दीप प्रज्वलित नहीं हुआ। शिक्षक ने जिम्मेदार विद्यार्थियों को बुलाया और कारण पूछा। तो विद्यार्थियों ने बताया कि सर, आपने दीप प्रज्वलन की जिम्मेदारी हम 3 छात्रों को दी थी। एक छात्र दीपक में रुई की बाती लगाता था, दूसरा छात्र उस बाती में तेल लगाता था, और तीसरा छात्र
उस बाती को प्रज्वलित करता था। तो फिर दीपक आज क्यों नहीं जला? शिक्षक ने पूछा। जी वो ऐसा है कि प्रतिदिन रुई की बाती लगाने और उसमें तेल डालने वाले दोनों छात्र हम हैं जो आपके सामने खड़े हैं, और हमने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को तो पूर्ण कर लिया, किंतु वो जो तीसरा छात्र है ना, जिसे बाती प्रज्वलित करना थी, वह आज अस्वस्थ होने से अवकाश पर है। बस इसलिए दीपक नहीं जला। छात्रों ने अपनी सफाई दी। अच्छा, तो उस छात्र की जिम्मेदारी निभाने वाला कोई नहीं है? कहते हुए शिक्षक मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख पहुंचे और स्वयं दीप प्रज्वलित कर दिया। दीपक की लो को देखते हुए उस शिक्षक ने यह संदेश दिया कि दीपक को प्रज्वलित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह कार्य नियमित रूप से सुचारू होता रहे, इस हेतु इसे छोटी छोटी जिम्मेदारियों में भले बांटा गया हो, किंतु अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद भी यदि कार्य का उद्देश्य पूर्ण ना हो तो ऐसी जिम्मेदारियां सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। दिया गया कार्य अपने अंजाम तक पहुंचे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। समाज की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी का भाव हमें समझना चाहिए। बस उस दिन के बाद उस विद्यालय में दीप निरंतर प्रज्वलित होता है। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है अनुशासन। सज धज कर कहां जा रही है बिटिया हमारी? आपको तो पता ही है पिताजी, आज से नवरात्रि आरंभ हो रही है। मैं अपनी सहेलियों के साथ गरबे खेलने जा रही हूं। अच्छा, लेकिन घर पर जल्दी आ जाना। आप क्यों चिंता करते हैं पिताजी? गरबे के लिए मैं अपने घर से ज्यादा दूर थोड़े ही ना जा रही हूं। वह कुछ भी हो, तुम घर पर जल्दी आ जाना। जमाना बहुत खराब है। ठीक है पिताजी, मैं भैया को भी बोल देती हूं कि वह भी जल्दी आ जाए। अब वो कहाँ जा रहा है? जी वो गरबे देखने जा रहा है। तो उसे जल्दी क्यों बुला रही हो? अरे आप ही ने तो कहा पिताजी कि जमाना खराब है। अरे तो वह तो लड़का है, वह देर से भी घर पर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिताजी, सिर्फ लड़कियों के घर पर जल्दी आ जाने से जमाना सुधर नहीं जाएगा। अनुशासन में रहने का कार्य जितना लड़कियों का है उतना लड़कों का भी है। कुछ देर की खामोशी के बाद पिताजी अचानक उठे और खूंटी पर टंगी चाबी अपने बेटे को थमाते हुए बोले, यह ले स्कूटर की चाबी, अपने बहन को लेकर जा और लौटते समय उसे साथ ही लेकर घर पर जल्दी से आ। ऐसा लगा मानो नवरात्रि के पहले दिन बेटी ने पिताजी को अनुशासन का महत्व समझा ही दिया था। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है साधना। माँ जी, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना, इतनी उम्र में भूखा रहना ठीक नहीं। नहीं बहू, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, पर नवरात्रि में मुझे 9 दिनों तक उपवास करना ही है। पर माँ जी, 9 दिनों तक इतना कठिन उपवास किसके लिए? अपनी वंश वृद्धि के लिए। और किसके लिए? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे तू पहली बार माँ जो बनने वाली है, नवरात्रि के उपवास के साथ बस यही प्रार्थना है कि मुझे सिर्फ पोता मिले। पर वंश तो बेटियों से भी बढ़ सकता है ना। तो यह सब मुझे मत समझा, मुझे पोता चाहिए, मतलब चाहिए। पर माँ जी, कल तो आप कह रही थी ना कि नवरात्रि तो हमारी साधना को सार्थक करने का माध्यम है। हाँ बिल्कुल, मेरे ये जो उपवास है वो एक तरह की साधना ही तो है। अच्छा तो ये बताइए कि एक बेटी तो शक्ति का अंश होती है ना माँ जी? हाँ बिल्कुल, तो क्या? तो यह
कि शक्ति की साधना करके आप उस शक्ति को ही अस्वीकार करना चाहती हैं माँ जी? ये कैसी साधना है? क्या ये साधना फलीभूत होगी? इस प्रश्न के आगे माँ जी अब मौन हो गई थी। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है उपदेश। देखो जी, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूं। आप ऑफिस के सभी काम छोड़कर इसी वक्त घर पर आ जाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये फोन पर किससे बात कर रही है बहू? देखिए ना माँ जी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और यह है कि अभी तक ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। मेरी तो इन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है बहू, कुछ जरूरी काम आ गया होगा बेचारे को। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। अब मुझे ही देख, तेरे ससुर जी अभी तक घर पर नहीं आए हैं, किंतु मैं तो गुस्सा नहीं कर रही हूं ना। चल अब मुझे भी फोन दे, मैं भी पूछती हूं उनसे कि वो घर कब आ रहे हैं। सासू मां ने फोन पर बात करना आरंभ किया। कहाँ हैं आप और कब आने वाले हैं? ससुर जी ने कहा, अरे भाग्यवान, आज बड़े दिनों बाद पुराने मित्रों की मंडली मिल बैठी है। बस थोड़े बहुत गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, तुम मेरी चिंता मत करना। अच्छा, तो जनाब गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, मैं यहां सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूं, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। पूरी उम्र हो गई समझाते समझाते, लेकिन मजाल है कि किसी भी करवा चौथ पर आप घर पर समय पर आए हों। अरे तुम तो बस छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती हो। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पर भाग्यवान, अभी तो तुम बहू से कह रही थी कि गुस्सा करना ठीक नहीं। किंतु ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं अपने घर में ही हूं भाग्यवान। मैं तो पीछे वाले कमरे से बात कर रहा हूं। तुम बहू को गुस्सा न करने का उपदेश दे रही थी, तो सोचा कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा में भी ले लूं। ससुर जी ने फोन पर बतियाते हुए कमरे से बाहर आ गए। बहू के साथ ससुर जी भी हंसी के साथ बाहर आए और देखते देखते सासू मां के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सच में बहू, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, किंतु उसका पालन करना बहुत मुश्किल। एक खुशनुमा मजाक के वातावरण के बीच सास और बहू दोनों करवा चौथ व्रत की तैयारी में लग गए। साहित्य की कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश पंड्या से उनकी लघु कथाएं। साहित्य की कार्यक्रम अब संपन्न होता है। युवा साथियों का